आठवीं कक्षा के बच्चों का मन काफ़ी इम्प्रेशनिस्टिक होता है और इसलिए उन्हें जो भी जानकारी दी जानी चाहिए वो बहुत ही ऑब्जेक्टिव हो, निष्पक्ष हो, क्योंकि इसका इम्प्रेशन वो काफ़ी लंबे समय तक बना लेते हैं। और ख़ासकर ऐसे समय में जबकि अभी धर्म राजनीति पर हावी है, ऐसे में ये एक बहुत ही खतरनाक सिचुएशन हमारे सामने बन सकती है। आज यदि हम इस किताब की बात करें, एनसीईआरटी किताब की, तो उसमें यदि बाबर को क्रूर और निर्दयी बताया जाता है, तो ये ध्यान देने वाली बात है कि बाबर एक एम्पायर बिल्डर था और जब भी कोई साम्राज्यवादी शासक होता है तो वो युद्ध करेगा और युद्ध में हिंसा होगी। और ऐसे एग्जाम्पल हम अशोक के साथ भी दे सकते हैं। और अशोक ने जब धम्म अपना जारी किया, उसके पहले कई घटनाएं हैं उनके हिंसात्मक युद्धों की। तो और जब हम अकबर के समय में आते हैं तो अकबर एक बहुत ही प्रैग्मेटिक शासक है और उसे ये पता है कि भारत जैसे मल्टी कल्चरल और मल्टी रिलीजियस देश में बल के आधार पर शासन नहीं चलाया जा सकता। इसलिए वो पूरी कोशिश करता है कि लोगों का जनता का कंसेंट हो और साथ ही साथ उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन हो। जहाँ तक उसकी क्रूरता की बात है, वो सिर्फ चित्तौड़ के युद्ध तक ही सीमित है, जहाँ पर मुगलों का भी काफ़ी नुकसान हुआ था। और उसके बाद हमें इस प्रकार के कोई एविडेंस उसके बाद नहीं है। बल्कि इंटरेस्टिंग ये है कि हमारे समकालीन संस्कृत के जो इतिहासकार हैं, जो राजदरबारी नहीं थे, वो भी अकबर की बड़ाई करते हैं और अन्य ब्रिज भाषा के लेखक भी उनकी बड़ाई करते हैं। और जब हम तो अकबर के समय में एक सिंथेटिक कल्चर एक डेवलप होता है, जिसमें हिंदू मुस्लिम दोनों एक जैसे मिलाए जाते हैं, जो भी कारणों से रहा हो, राजनीतिक हो या सामाजिक हो, लेकिन निश्चित रूप से एक संस्कृति विकसित हो चुकी थी, एक मिलीजुली संस्कृति। तो ऐसे में जब औरंगज़ेब शासन पर आता है, निश्चित रूप से उसके जो विचार थे, जो उसकी राज्य के स्वरूप को लेकर विचारधारा थी, वो बहुत ही ऑर्थोडॉक्स थी। लेकिन ये कहना कि वो मंदिर तोड़ने वाला था या धर्मांतरण वाला था, गैर मुसलमानों पर टैक्स लगाता था, तो हमें ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए कि औरंगज़ेब की जो स्थिति थी, वो स्थिति के अनुरूप उसकी नीति बनती थी। तो यदि हम एग्जाम्पल दें जजिया की, तो जजिया वो लगाना चाहता तो 1658 में जब वो शासक बनता है उसी समय लगा देता, लेकिन वो पूरे 22 साल तक वेट करता है और 22 साल के बाद जब उसे बीजापुर और गोलकुंडा पे आक्रमण करना है, तब एक रिश्वत के रूप में वो जजिया लगाता है, ताकि उलेमा या मुल्ला वर्ग जो बहुत दिनों से उसे परेशान कर रहे थे कि आप जजिया लगाइए, तब वो जजिया 22 साल के बाद लगाता है। सिमिलरली जब डेक्कन में जाते हैं तो डेक्कन में वॉर चल रहा है मराठों के साथ, तो औरंगज़ेब कहता है कि जब तक युद्ध चल रहा है तब तक हम वहाँ पर जजिया नहीं लगेगा। तो प्रैक्टिकली जजिया वहाँ पोस्टपोन हो गई। सिमिलरली जब हम मंदिर तोड़ने की बात करते हैं तो वहाँ पर भी वो बहुत ही सेलेक्टिव है। वहाँ पर भी हम देखें कि कुछ ऐसे मंदिर तोड़े गए हैं जहाँ से राजनीतिक अपोजिशन उसको होता है, और उसकी मंदिर की जो नीति है वो भी यूनिफॉर्म नहीं है, वो बदलते रहती है हमेशा। और इसके विपरीत हमारे पास मंदिरों को सुरक्षित रखने, पुजारियों को सुरक्षित रखने के भी फरमान है औरंगज़ेब के, जो बड़ा ही एक फेमस फरमान है जिसको बनारस फरमान 1659 का कहते हैं, जहाँ पर कि वो स्थानीय अधिकारियों को आदेश देता है कि वहाँ के पुजारियों को पूजा करने से परेशान ना किया जाए, ताकि वो साम्राज्य की भलाई के लिए ईश्वर से कामना करते रहें। इसके अलावा कई ऐसे एग्जाम्पल हैं जहाँ वृंदावन के मंदिर को दान देता है, देहरादून में जो गुरुद्वारा है उसको दान देता है, जैन मुनियों को दान देता है। तो इस तरीके से हम देखें कि ऐसा कोई निश्चित उसकी पॉलिसी नहीं है। और साथ में जब उसका अंत समय आता है तो वो अपने बच्चों को जो निर्देश देता है या उपदेश दे या जो भी कहें उसे, कहीं भी वो धर्मांतरण की बात नहीं करता है, बल्कि वो कहता है कि आपको अपने पिता, मैं तो अपने पिता और दादा उनके पिता की तरह शासन नहीं चला पाया, लेकिन आपको उनके हिसाब से शासन चलाना चाहिए। तो उसके बाद जैसा कि आप कह रहे हैं कि उन्होंने एक चेतावनी दी है कि अतीत के कार्यों को वर्तमान के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए, तो ये एक आफ्टर थॉट है, क्योंकि जब आप पहले ही एक अनाउंस कर देते हैं कि ये क्रूर था, वो बदमाश था, वो
मंदिर तोड़ने वाला था, तो आप ऑलरेडी एक इम्प्रेशन बना देते हैं कि आपने वो ऐसा व्यक्ति था। फिर आप एक डिस्क्लेमर के रूप में ये देते हैं कि भाई उसको नहीं जोड़ना चाहिए। लेकिन आज के समय में इस तरह की जो प्रस्तुति है वो बहुत ही खतरनाक है और हमारे सामाजिक भविष्य के लिए ये सेफ नहीं है।